मैं एक इमारत से कूद गया, लेकिन मरा नहीं। मैं एक ज़ॉम्बी बन गया। अपनी माँ को परेशान न करने के लिए मैं हर दिन एक सामान्य इंसान की तरह दिखने की पूरी कोशिश करता हूँ। सुबह में मेरे पड़ोसी अंकल जियांग ने मुझे तीसरी मंजिल से कूदते हुए देखा। उन्होंने चुपचाप मेरा गिरा हुआ हाथ वापस लगाने में मेरी मदद की। शियोआन, अगली बार अधिक सावधान रहना, अपनी माँ को मत डराना। दोपहर में कुरियर वाले ने मेरा पीला चेहरा देखा। भाई, ये हमारे मंदिर का एक आशीर्वाद ताबीज़ है। यदि तुम इसे अपने माथे पर चिपका लोगे तो तुम्हारी माँ को कुछ भी असामान्य नहीं लगेगा। रात में सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड अंकल वांग ने मुझे फुदकते हुए घर जाते देखा। उन्होंने जल्दी से निगरानी कैमरा बंद कर दिया। बच्चे, अब से पैदल घर जाओ, अपनी माँ को शक मत होने देना। मेरा नाम शियोआन है। मैं एक बहुत ही धूप वाली दोपहर में मर गया था। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को एक सफेद चादर से ढके ठंडे मुर्दा घर में लेटा हुआ पाया। मैं क्या करूं? मन में केवल अपनी माँ के ख्याल के साथ मैं किसी तरह एक अजीब मुद्रा में बैठने में सफल रहा। मेरा शरीर एक जंग लगी मशीन की तरह था। हर हरकत पर मेरे जोड़ चरमराते और कराहते थे। मैं आखिरकार घर पहुंच गया। दरवाजा खोलने वाली मेरी माँ थी, शैन युए हुआ। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो एक पल के लिए दंग रह गईं और उनकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। आन आन, तुम कहाँ चले गए थे? माँ तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। मुझे उनमें से अगरबत्ती की जानी पहचानी खुशबू आ रही थी, लेकिन मेरे गले में एक अजीब सी भूख जाग उठी। भूख लगी है? अच्छा है कि तुम्हें भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। उस दिन से मैं फिर से जीवित था। बस इतना था कि यह शरीर मुर्दा था। मेरी न धड़कन है न सांस। मेरी त्वचा का रंग अस्वस्थ पीला सफेद है। मैं चल नहीं सकता, केवल अपने पैरों को एक साथ जोड़कर फुदक सकता हूं। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे इंसानी खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं टीवी पर जानवरों को देखकर लार टपकाता हूं। अपनी मां को पता चलने से बचाने के लिए मैंने अपना कठिन भेष बदलना शुरू कर दिया। हर दिन उनके जागने से पहले मैं नीचे फुदक कर जाता हूं। मैं सोसाइटी के पीछे के छोटे से जंगल में अपने जकड़े हुए जोड़ों को ढीला करता हूं। आज का दिन इतना अच्छा नहीं रहा। उतरते समय मेरा संतुलन बिगड़ गया और मेरा हाथ झटके के साथ अलग हो गया। मैं अपना हाथ वापस उठाने की कोशिश में एक पैर पर फुदक रहा था। सुबह की कसरत के लिए अंकल जियांग बाहर थे। शिवान, थोड़ा संभल कर रहो, अपनी माँ को मत डराना, उनका दिल कमजोर है। नमस्ते, डिलीवरी। दोपहर में कुरियर वाला लेई जून एक पैकेज देने आया। वो मेरा रंग रूप देखकर इतना डर गया कि उसके हाथ से पार्सल गिरते गिरते बचा। भाई, तुम्हारी स्थिति थोड़ी गंभीर लग रही है। ये हमारे मंदिर का एक सांस्कृतिक और कलात्मक ताबीज है। रात को सोते समय इसे अपने माथे पर चिपका लेना, तुम्हारी माँ को कुछ भी असामान्य महसूस नहीं होगा। चिंता मत करो, ये मुफ्त है। बस इसे एक दोस्ती की शुरुआत समझो। रात को घर लौटते समय ऊर्जा बचाने के लिए मैंने सबसे आसान तरीका चुना, फुदकना। जैसे ही मैं सोसाइटी के गेट के पास पहुंचा, सुरक्षा गार्ड अंकल वांग ने अचानक अपना सिर बाहर निकाला और पागलों की तरह मेरी ओर इशारा किया। बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, पैदल चलकर घर जाया करो, पैदल। अगर तुम इसी तरह फुदकते रहे तो तुम्हारी माँ को आज नहीं तो कल शक हो ही जाएगा। अंकल ने सीसीटीवी फुटेज का वो हिस्सा पहले ही हटा दिया है। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। उन सबको मेरे लिए इतना चिंतित देखकर मेरे भीतर एक गर्माहट महसूस हुई। भले ही मेरे पास धड़कने के लिए दिल नहीं था। मैं अभी घर पहुंचा ही था कि शेन युए हुआ रसोई से गर्मा गर्म सूप का कटोरा लेकर बाहर आई। उस अजीब खुशबू ने तुरंत मेरी इंद्रियों को अपनी ओर खींच लिया। आन आन, तुम आ गए। माँ ने तुम्हारे लिए पिग ब्रेन सूप, सुअर के दिमाग का सूप बनाया है। दिमाग के लिए दिमाग, ताकि तुम्हारे छोटे से सिर को ताकत मिल सके। मेरा छोटा सा सिर। मैंने उस दूधिया सफेद सूप के कटोरे को घूर कर देखा और गहरी खामोशी में डूब गया। ऐसा लगता है कि मेरी माँ को छोड़कर पूरी दुनिया को मेरे शरीर की असलियत पता है। वो पक्के तौर पर मानती हैं कि मुझे बस कोई अजीब बीमारी है। एक ऐसी अजीब बीमारी जिसके कारण मेरे लिए हिलना डुलना मुश्किल होता है, मेरा रंग फीका पड़ जाता है और कभी कभी शरीर का कोई अंग गिर जाता है। उन्होंने मुझे ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश की है। उन्हें लगता है कि मैं इसलिए लंगड़ाता हूं क्योंकि मुझमें कैल्शियम की कमी है। इसलिए उन्होंने डिब्बे के डिब्बे लिक्विड कैल्शियम खरीद लिया है और वो मुझे सुबह, दोपहर और रात इसे पीने के लिए मजबूर करती हैं। उस जरूरत से ज्यादा मीठे स्वाद ने मेरी अकड़ी हुई जीभ को लगभग सुन्न कर दिया। इसके अलावा उन्हें लगता है कि मेरा पीला रंग, हर दिन जब भी मैं उस गहरे रंग की कड़वी दवा का कटोरा हाथ में लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई खलनायक हूं जिसे जबरदस्ती जहर पिलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफदेह है खाना खाना। मैं इंसानी खाना पचा ही नहीं सकता। हर बार जब माँ उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखती हैं तो मैं बस खुद को संभाल कर मुश्किल से निवाला निगल लेता हूं। फिर जब वो नहीं देख रही होती तो मैं बाथरूम की ओर भागता हूं। मेरा पेट अब एक स्टोरेज बैग की तरह हो गया है। आन आन, तुम फिर से दुबले क्यों हो गए? क्या खाना तुम्हारी पसंद का नहीं है? मैं कल तुम्हारे लिए कुछ अलग बनाऊंगी। मैं बोल नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मेरी आवाज की मांसपेशियां भी अकड़ गई हैं। माँ को लगता है कि मेरी बड़ी बीमारी के बाद मेरा गला खराब हो गया है। ये नेक इरादे वाली गलतफहमी मेरे लिए एक भारी बोझ बन गई है। एक दिन सोसाइटी ने पोटलक रखने का फैसला किया। हर परिवार को एक लंबी मेज पर साझा करने के लिए कुछ व्यंजन लाने थे। माँ ने इसके लिए नाम लिखवा दिया और मुझे साथ चलने के लिए मजबूर करने लगी, ये कहते हुए कि मुझे बाहर निकलना चाहिए और दुनिया से जुड़ना चाहिए। मैं इसके पूरी तरह खिलाफ था। इतने सारे लोग, इतनी सारी ताक झांक करने वाली आंखें, ये मेरे लिए एक सामाजिक आपदा जैसा होता।
लेकिन मैं उनकी उम्मीद भरी नजरों को मना नहीं कर सका। जब अंकल जियांग, लेईजुन और अंकल वांग को इस बारे में पता चला तो उन्होंने पहले ही एक आपातकालीन बैठक बुलाई। शियोआन जा तो सकता है, लेकिन वहां बहुत भीड़ होगी। क्या होगा अगर किसी की जुबान फिसल गई और सच बाहर आ गया? पोटलक, इतने सारे खाने के बीच अगर भाई शियो ने एक निवाला भी नहीं चखा तो उसकी मां को पक्का शक हो जाएगा। उसे जाना ही होगा। तुम शेन युए हुआ के स्वभाव को जानते हो। तुम उन्हें जितना रोकोगे उन्हें उतना ही लगेगा कि उनका बेटा उनसे कुछ छिपा रहा है। वो जाएगा, लेकिन हमें पूरी तैयारी करनी होगी। इन 3 नेक दिल पड़ोसियों के बीच ऑपरेशन प्रोटेक्ट शियो आन नाम का एक बैटल प्लान तैयार किया गया। भोज वाले दिन हम कोला चिकन विंग्स की प्लेट लेकर गार्डन पहुंचे। मेज व्यंजनों की चकाचौंध से भरी थी। मां ने उत्साह के साथ पड़ोसियों का अभिवादन किया। पुराने जियांग, क्या आप कृपया हमारे आन का ख्याल रखेंगे? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। अंकल जियांग ने अपने बड़े शरीर का इस्तेमाल करके ज्यादातर लोगों की नजरों को रोक लिया। ओह, ये शियो आन है, तुम ठीक हो गए? आओ, आंटी के हाथ का बना ब्रेस्ड पोर्क बेली चखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह नहीं, मैं नहीं खा सकता। मेरी पुरानी समस्या फिर से उभर आई है। सबका ध्यान तुरंत उनकी ओर खिंच गया। मां जल्दी से उन्हें सहारा देने पहुंची और पूछने लगीं कि क्या हुआ। इस अफरा तफरी के बीच अंकल जियांग ने मेरे कटोरे से ब्रेस्ड पोर्क उठा लिया और मुझे आंख मारी। मैंने राहत की सांस ली। पहला राउंड बहुत अच्छे से गुजर गया। भोज का माहौल और भी जीवंत होता जा रहा था। अंकल जियांग के बीच में आने की वजह से मैं खाने के कई दौर से सफलतापूर्वक बच गया। उन्होंने मेरे हिस्से का सारा खाना ये कहकर खा लिया, बच्चे के लिए पहले मुझे चखने दो। मैंने उनके उभरे हुए पेट की ओर देखा और मेरा दिल आत्मग्लानि से भर गया। लेकिन मुसीबत हमेशा तब आती है जब आप उसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। मेरी दूर की चाची शियोमान भी वहां आ गईं। वो मेरे पिता की तरफ की रिश्तेदार हैं और हमारे परिवारों के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। वो एक मतलबी इंसान है जिन्हें दूसरों के सामने दिखावा करना और पीठ पीछे गपशप करना बहुत पसंद है। मुझे देखते ही वो लगभग हंस पड़ी। अरे, ये तो शियोआन है। मैंने सुना था कि तुम इमारत से कूद गए थे। तुम इतने ठीक ठाक कैसे दिख रहे हो? मां को यह बिल्कुल पसंद नहीं है जब लोग इस बात का जिक्र करते हैं। भाभी, आन बस कुछ समय के लिए बीमार था, अब वो काफी बेहतर है। बीमार? ऐसी कौन सी बीमारी है जो इंसान का चेहरा कागज जैसा सफेद कर देती है? यूं हुआ, ये कहना मेरा काम नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए कि कहीं आपका सामना किसी साय से तो नहीं हो गया। मैं एक बहुत शक्तिशाली सिद्ध बाबा को जानती हूं। क्या मैं उन्हें यहां आपके लिए बुलाऊं? मिस शियो, आप जो चाहें खा सकती हैं, लेकिन आप जो चाहें बोल नहीं सकती। शियो आन बस एक गंभीर बीमारी के बाद कमजोर हो गया है। हम पुराने पड़ोसी उसका ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि शियो मान ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी संदिग्ध निगाहें किसी कील की तरह मुझे चुभ रही थीं। मेरे मृत शरीर के भीतर चिड़चिड़ाहट की एक लहर दौड़ गई। मुझे उनके खून की महक आ रही थी जो किसी भी खाने से ज्यादा लुभावनी थी। मुझे यहां से निकलना ही था। मैं अकड़ कर खड़ा हुआ और बाथरूम जाने का बहाना बनाना चाहा। तभी एक हादसा हो गया। एक बच्चा हाथ में कैंडीड हॉज चीनी चढ़ी मिठाई की छड़ी लिए दौड़ता हुआ आया और सीधे मेरे पैर से टकरा गया। मेरा संतुलन बहुत खराब है। उस टक्कर से मेरा पूरा शरीर सीधा पीछे की ओर गिर गया। मैं तो गया। भाई शियो, आपका डिलीवरी। चलते समय सावधानी बरतो। अंकल वांग ने कहा कि यहां सब ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे बैकअप के लिए भेजा है। उस काल्पनिक पैकेज को पकड़कर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे संगठन की ओर से कोई गुप्त हथियार मिल गया हो। नौजवान, तुम हर दिन बाहर रहते हो, तुमने बहुत कुछ देखा है। यहां आओ और देखो, क्या तुम्हें शियोआन बीमार लगता है? आंटी, आप विश्वास नहीं करेंगी, मैंने पिछले दिनों एक ऐसे ही परिवार को पैकेज पहुंचाया था जिनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी। मैंने सुना है कि इसे रुक रुक कर लगने वाला शॉक सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, जब ये बीमारी बढ़ती है तो यही नाम दिया जाता है। वे बिल्कुल भाई शियो की तरह हो जाते हैं। पीला चेहरा, ठंडे हाथ पैर, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाता है। यह विदेश की एक नई तरह की बीमारी है, बहुत ही दुर्लभ। उसने अपनी बात इतने यकीन के साथ कही कि मुझे भी लगभग उस पर विश्वास हो गया। क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? बिल्कुल होती है। उस परिवार ने यह भी बताया था कि यह बीमारी लहसुन से भड़कती है। एक बार इसकी गंध मिलते ही दौरा पड़ जाता है। शियोमान का चेहरा हरा पड़ गया। लेइजुन के इस सिद्धांत ने उन्हें अस्थायी रूप से मूर्ख बना दिया था। सामूहिक भोज का अंत करवाहट के साथ हुआ। मां का मूड बहुत खराब था और घर लौटते समय उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं जानता था कि शियोमान की बातों ने उनके दिल में किसी कांटे की तरह चुभन पैदा कर दी थी। रात में मैं अपने कमरे में बैठकर बाहर चांद को टकटकी लगाकर देख रहा था। ज़ोंबी को सोने की जरूरत नहीं होती। यह लंबी रात मेरे लिए एक तरह की प्रताड़ना है। मैंने लिविंग रूम में अपनी मां को फोन पर बात करते सुना। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। वह उसी सिद्ध बाबा से संपर्क कर रही थीं जिसका जिक्र शियोमान ने किया था। हम किसी भी हाल में किसी बाबा को घर नहीं आने दे सकते। मेरा भेष कमियों से भरा हुआ है। एक पेशेवर व्यक्ति 1 सेकंड में इसे पहचान लेगा। अगली सुबह जैसे ही मां सब्जियां खरीदने के लिए निकली, मैं तुरंत फुदकते हुए अंकल जियांग के घर पहुंचा। मैंने उन्हें पूरी स्थिति समझाई और इसे सुनने के बाद उनका चेहरा काला पड़ गया। यह बहुत पेचीदा मामला है। तुम्हारी मां इस वक्त डूबते को तिनके का सहारा ढूंढ रही हैं। वह औरत शियोमान मुसीबत खड़ी करने में माहिर है। अंकल जियांग, शियो भाई, बुरा हुआ। मैंने अभी शियोमान को एक तांत्रिक के कपड़े पहने हुए आदमी के साथ हमारी सोसाइटी की तरफ आते देखा है। घबराओ मत। अंकल वांग कहाँ हैं?